everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS. तो बेटा आज कवर करेंगे न्यूज़पेपर्स ऑफ योर दैट इज सैटरडे एंड संडे और दिस इज ऑफ योर 5th and 6th ऑफ जुलाई और ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस और बहुत ही ज़्यादा मतलब इन वे न्यूज़ वाइज छोटे न्यूज़पेपर हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूजफुल न्यूज़ नहीं आई है, इसी वजह से 2 दिन का मैं इकट्ठा कवर कराने जा रही हूँ। सो फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। जैसे पता है आपको ये ऑलरेडी इशू चल रहा है इन बिहार, जहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल रोल को दोबारा से जो है वो उनकी रिवीजन कर रही है और उसको लेके अभी आपकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल उसके लिए उसके अगेंस्ट आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन्होंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, चैलेंजिंग दैट Election Commission exercise by calling it unconstitutional and warning that it will disenfranchise lakhs of voters because इसमें जो पेपर वर्क जितना वो डिमांड कर रहे हैं उतना पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए और उसके बदले में फिर लोगों से जो है उनका वोट डालने का हक छीना जा रहा है। सो इन दिस पिटीशन डेटेड ऑन 4 जुलाई filed through advocate Prashant Bhushan. Now present writ petition has been filed under Article 32 of the Constitution of India setting aside this order. हमारे लिए न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें यही देखना कि कौन से आर्टिकल्स न्यूज में है, कौन सा इशू न्यूज के अंदर है। अब इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस स्टार्ट करा लेकिन उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म में कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर जो है वो आपके केस को वो कोर्ट में लेकर गए हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे लिए पार्टीज का प्रो गवर्नमेंट होना या एंटी गवर्नमेंट होना दिस इज नन ऑफ अवर जॉब, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको हमेशा न्यूज कवर करनी चाहिए और आगे चल के देखते हैं कौन से एक्ट्स की डिस्कशन आ रही है। नाउ दिस रिट पिटीशन जो है हैज बीन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 क्योंकि ये जो है वो आपका अगेंस्ट ऑर्डर दिस विच इज इशूड ऑन 24th ऑफ दिस जून 2025 इशूड बाय रिस्पोंडेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारी वायलेशन है ऑफ आर्टिकल 14, 19, 20, 325 एंड 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनडायरेक्टली ये आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं और इसमें आपको इस रेफरेंस के साथ फर्दर डिस्कशन भी करनी पड़ सकती है मेंस में या प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 एंड रूल्स 21A ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 उसके भी ये खिलाफ है। सो ये जो ऑर्डर है डेट किया गया था 24/6/2025 को, इफ नॉट सेटिस्फाइड कैन आर्बिट्रेरीली एंड विदाउट ड्यू प्रोसेस डिसएनफ्रेंचाइज जो है लैक्स ऑफ your voters from electing their representatives, thereby disrupting free and fair elections and democracy in the country and which are part of the basic structure of the constitution। तो फिर से आप देख रहे हो यहाँ पे basic structure of the constitution टर्म भी आ गई है, तो इन सब चीजों को रिलेट करते हुए क्वेश्चन आ सकता है या बेसिक स्ट्रक्चर पे आया तब हमें खुद से डिस्कस करना पड़ेगा। Now it is said that documentation required of the directive lack of due processes as well as even the अनरीजनेबल शॉर्ट टाइमलाइन, तो बहुत कम टाइम दे रहे हो आप लोगों से कि वो आपको ये पेपर्स दें लाके एंड फर्दर मेक दिस एक्सरसाइज बाउंड टू रिजल्ट इन जो है रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ लैक्स ऑफ जेन्युइन वोटर्स। So NGO has said election commission that it has shifted the onus of being on the voters because ये सारा बोझ वोटर्स पे डाल दिया गया है and list from the state to citizens and it has excluded identification documents such as Aadhaar and Ration card which further make marginalized communities and the poor more vulnerable। और इसमें आधार और राशन कार्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं जिस वजह से पुअर जो है वो ज्यादा सफर कर रहे हैं। एंड देन जो आपका डिक्लेरेशन है एज रिक्वायर्ड अंडर दिस प्रोसेस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 326 insofar as it requires a voter to provide documents to prove his or her citizenship and also citizenship of his or her mother of the or father also, failing which his or her name would not be added to the draft electoral roll and can be deleted from the same. So petition contended that ECI had issued unreasonable and impractical timelines to conduct this process in Bihar with close proximity to the state election
और विच आर ड्यू इन नवंबर, बिकॉज पता ही है अभी वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं. सो देयर आर लैक्स ऑफ सिटीजंस हुज नेम डिड नॉट अपीयर इन 2003 इनकी जो है इलेक्टोरल रोल, हु डू नॉट possess the documents as required under SIR order. So there are many who may be able to procure the documents, but short timeline mentioned in directives may preclude them from being able to supply them. तो एक टाइम जो है गैप भी बहुत कम दिया गया है. सो इस वजह से दिक्कत आ रही है और बहुत सारे लोग जो है वहां पे डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं. इसके अलावा एज पर एस्टिमेट्स ओवर 3 करोड़ वोटर्स एंड मोर पर्टिकुलरली फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक SC, ST एंड माइग्रेंट वर्कर्स कुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग ड्यू टू द stringent requirement as mentioned in this order. And it said that current reports from Bihar where SIR is already underway show that lakhs of voters from villages and marginalized communities do not possess these documents. So according to this ADR section 21(3) of RTA Act of 1950, it allows ECIA to direct a special revision of electoral roll for reasons to be recorded, but the directives for Bihar lacks recorded reasons. कौन से आपके reasons exactly हैं supported by any evidence or transparent methodology or rendering it arbitrary and thus liable to be struck down. So this is the issue और ये सारे articles आपके न्यूज में है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंटिन्यूएशन में न्यूज पे ध्यान रखिए और थोड़ा बहुत इसको लेके आप चीजों को लर्न भी करते रहिए. नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी जो है 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑन 6 जुलाई 2025. और इनका विजन है नेशनलिस्ट प्रोफाउंड स्कॉलर हु बिलीव्ड इन वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनका नारा था और ये इसी वजह से न्यूज में है. तो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज में आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. प्री मेंस किसी में भी आपको इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 से लेके 23 जून 1953 तक जो इनका लाइफ टाइम है, वॉज एन इंडियन बैरिस्टर थे ये, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियन, social worker, minister in the state and national level. Then noted for his opposition to Quit India movement within the independence movement in India. Quit India movement के टाइम पे later on served as Minister of Industry and Supply, जिसको हम Ministry of Commerce and Industry आज बोलते हैं, और वो थी आपकी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट. एंड आफ्टर ब्रेकिंग अप विद दिस फिर उन्होंने फिर से जो है हिंदू महासभा से ब्रेक करने के बाद वो पार्टिसिपेट करते हैं विद इन गवर्नमेंट ऑल्सो. एंड देन आफ्टर फॉलोइंग आउट विद नेहरू, लेकिन फिर नेहरू से भी उनके जो है वो डिस्प्यूट हुआ, डिस्कॉर्ड हुआ. किसके साथ रिलेटेड? प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट लियाकत नेहरू पैक्ट. So Mukherjee resigned from Nehru's cabinet and with the help of then Rashtriya Swayamsevak Sangh, he founded Bharatiya Jan Sangh 1951 के अंदर. And he was also the president of Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha from 43 to 46. He was arrested by then Jammu and Kashmir police or in 1953 when he tried to cross the border of the state because he was very much against Article 370 कि एक ही कंट्री में दो संविधान, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते. And he was provisionally then diagnosed with heart attack and shifted to hospital but died days later. Then since the Bharatiya Janata Party is successor to the Bharatiya Jana Sangh, so इसी वजह से इनको regarded as founder of Bharatiya Janata Party. एंड इनकी अगर हम काम में देखें तो इनको क्या क्या इनकी लिगेसी है. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन with the outlay of 51.42 billion on 16 September 2015 एंड ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ से. एंड देन इन 2017 में रांची कॉलेज वाज अपग्रेडेड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी. ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है. And 12th of January 2020, Kolkata Port Trust was renamed as Syama Prasad Mukherjee Port by Prime Minister. ये सारे important जो है इनकी नाम पे जो है वो हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको डेफिनेटली लर्न होना चाहिए. एंड देन चेन्नई जो है आपकी नशरी टनल ऑन NH44 in Jammu Kashmir was renamed after Syama Prasad Mukherjee by Indian government in 2020. So 2020 में NH44 का जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग जो है वो कर दिया गया है. So एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है इसलिए इनके साथ रिलेटेड क्या क्या इनकी लेगेसी चल रही है और इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए. प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं या मेंस में कहीं पे आपको रेफर करने की भी जरूरत पड़ सकती है. नेक्स्ट न्यूज है बेटा हमारी रिगार्डिंग ओबीसी कोटा और ये है रिगार्डिंग जुडिशरी बिकॉज SC, BC, OBC और आप इनके लिए जितने भी हमारे और फर्दर जो है वो
मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, इनको लेके आपको क्वेश्चंस आते ही हैं। और जुडिशरी में भी आपकी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ यू है डिफरेंट स्टाफ, उसको लेके क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा सा एक पासिंग रेफरेंस है, कौन से आर्टिकल आ रहे हैं ये आप ध्यान दो। द सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार ये हुआ है, इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन रिक्रूटमेंट ऑफ इट्स स्टाफ, क्योंकि पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कम्स आफ्टर द टॉप कोर्ट केम आउट विद द रोस्टर स्पेसिफाइंग पोस्ट वाइज कोटा फॉर एससी एसटी इन द मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। गेजेट नोटिफिकेशन जो है वो सीजीआई ने दी, और दिस इज अंडर आर्टिकल 146 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडेड रूल 4A ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स कंडीशंस, जो कि आपका 1961 का रूल है। एज पर द अमेंडमेंट रूल 4A, रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट स्पेसिफाइड इन द schedule for the candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, physically challenged, ex-servicemen, dependent freedom fighters shall be in accordance with the rule order and notification issued from time to time by government in India in respect to the post जो है carrying the pay scales corresponding to the pay scale prescribed for this post. So this is something new जो आपने देखना है कि पहली बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने पहली बार अलाउ किया है स्पेशल जो है आपकी रिजर्वेशन फॉर ओबीसी सेक्शन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारा, अगेन दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी ब्रिक्स मीट की बात आई है, और ब्रिक्स मीट में फिर से जो है वो आपका इशू पहलगाम वाला आया है, और इसको उन्होंने थोड़ा नोटिस किया है। Now in a declaration adopted at ongoing summit in Rio de Janeiro later on Sunday night, the BRICS leader condemned the Pahalgam terror attack in the जो है strongest terms and called combating terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border movement of terrorism, financing and safe havens. तो ये BRICS जो कि रीजनल में चल रहा है उसके अंदर ये प्रॉपरली बात उठी। while the declaration did not take any name, फिर से वही बात, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया। the cross border terror जो है उसका रेफरेंस दिया गया है इस सीम टू बी, लेकिन हाँ हमें लग रहा है मे बी ये रेफरेंस पाकिस्तान की तरफ है। Now, addressing the BRICS session on peace and security, Prime Minister Modi said Pahalgam was a direct attack on the soul, identity and dignity of India and giving silent जो है consent to terrorism, supporting terrorism जो है वो terrorists for the personal or political gains should not be acceptable. So we condemn in the strongest term this terrorist attack of your 22nd of April 2025 during which 26 people were killed. तो वहाँ पे वही अर्ज किया गया है कि जीरो टॉलरेंस जो है वो टेररिज्म की तरफ की जाएगी, इस बात को रिफॉर्म किया। एंड इन द पास्ट चाइना वाज has blocked the attempt to sanction for Pakistan based terrorists and even terrorist groups in UN because पहले भी ये बात उठ चुकी है, तो उस टाइम पे चाइना बहुत सपोर्ट में आता है, तो इस बात को भी हमने देखा एंड बार बार हमने जो है इसी चीज को कंडेम करा। एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूज and addressing to the session reform of global governance, Modi said 2/3 of humanity still lack proper representation in global institution built in 20th century, so many countries has to play key role in today's global economy. This is not just about representation, it is also about credibility. So without the global south, these institutions are like to mobile phone with SIM card but no network, so they unable to function properly or meet the challenges of 21st century. तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कभी भी रेफरेंस दे सकते हो कि ग्लोबल साउथ की डेफिनेटली बहुत जरूरत है वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स एंड द इंक्लूजन ऑफ न्यू पार्टनर्स रिफ्लेक्ट इट्स एबिलिटी टू इवॉल्व विद द टाइम्स। तो ये चाहते हैं कि ब्रिक्स के अंदर भी जो है वो आप फर्दर एक्सपेंशन करो। नाउ वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द सेम डिटर्मिनेशन टू रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इवन WTO के अंदर भी, एंड इवन आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है in the age of AI where technology evolves every week, it is unacceptable for global institutions to go 8 years without reform. तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिफॉर्म की जरूरत है। यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन निकल के आ सकता है फॉर GS2 की रिफॉर्म की जरूरत है या नहीं, अगर है तो किस तरह के, बिकॉज ये इनडायरेक्टली बात आपकी ब्रिक्स के अंदर ही उठी है। एंड द ब्रिक्स डिक्लेरेशन आल्सो कॉल्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विद अ व्यू टू मेकिंग इट मोर डेमोक्रेटिक, रिप्रेजेंटेटिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो ये भी आपका डेफिनेटली स्पेशल रेफरेंस टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें इंडिया जैसे कंट्री की परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए एंड द मेंबरशिप सो दैट इट कैन एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड टू प्रिवेलिंग ग्लोबल चैलेंजेस।
और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका इंक्लूडिंग ब्रिक्स कंट्रीज, तो इनको बेटर जो है वो उनकी वहां पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट. और इसके अलावा ब्रिक्स ग्रुपिंग इंक्लूड्स, ब्रिक्स के अंदर हमें पता है कि आपके मेजर कंट्रीज इंक्लूड इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया एंड ईरान. सो ये 2 डे समिट जो है वो संडे को स्टार्ट हुआ. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और थोड़ा सा आप ब्रिक्स के बारे में भी डिटेल में और पढ़ लेना. सो नेक्स्ट हमारी न्यूज जो है वो पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए, बिकॉज यहाँ पे भी एक और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी मक्खन शाह लुबाना जी, तो इनकी जयंती सेलिब्रेट की गई है ऑन 7 जुलाई 2025. तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. मक्खन शाह लुबाना 7 जुलाई 1619 से लेके 1674 तक का टाइम पीरियड है इनका. Was a devout Sikh and a rich trader of Lubana tribe who discovered the 9th Guru of Sikhs, that is Guru Tegh Bahadur ji in Bakala, Punjab. तो ये सिख हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है. हमें आई होप सारे पंजाबीज को पता ही है इसके बारे में. एंड ऑन 6 अप्रैल 1664, जो कि आपका वैशाख 1721 विक्रम संवत है. ही इज ऑल्सो नोटेड फॉर हिज अदर कंट्रीब्यूशंस लाइक प्रीचिंग सिखिज्म इन वेस्ट पंजाब एंड अब्रॉड, punishing Dhirmal and his Vasant Sihan too for the attack on initial settlements of Guru Tegh Bahadur ji at Anandpur Sahib. So this is very relevant for Punjab's point of view. इस वजह से इनको आप थोड़ा सा फोकस कर लेना. नेक्स्ट है बेटा, दिस इज वन आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग योर ट्रेड. इसमें हमें इंपॉर्टेंट डाटा मिलेगा, तो उसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ फिजिकल गुड्स loaded onto ships, whether directly as bulk, unpackaged cargo or standard sized container. So this is how we see international trade. But trade is not just about exchange of tangible stuff across national border through sea or by air. It is also about global flow of services, people, capital and ideas also. And in Indian case, invisible trade बोलते हैं इसको हम. Invisible trade, export and import of services plus cross-border private individual money transfer is today bigger than even your visible merchandise. यहाँ से PCS या आपकी प्रीलिम्स की एक स्टेटमेंट बनती है कि हमारी इनविजिबल ट्रेड विजिबल ट्रेड से ज्यादा है. एंड अकाउंट्स फॉर इज एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल. तो अभी यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं कि इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है रोज ऑलमोस्ट 5 फोल्ड्स फ्रॉम $66.3 बिलियन टू 318.6 बिलियन बिटवीन 2003 एंड 4 से लेके 13-14. पहले 3 से लेके 13-14 तक हमारी 5 फोल्ड जो है वो इंक्रीज हुआ. और ये है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. Now thereafter it flattened. उसके बाद 13-14 के बाद थोड़ा सा ये डाउन गया and fell to below 300 billion by 2020-21. Now this is very important data for mains also बेटा. इसका टेबल बनाया भी है, लेकिन आप बेटर अपने हाथ से इसका बनाना. And then before registering a significant jump, फिर हमारा जंप हुआ 2021 के बाद, बिकॉज वो वैसे भी कोरोना का टाइम पीरियड था. ये कितना हुआ? जंप टू 429.2 बिलियन इन 2021 एंड 456.1 billion in 22-23. That was basically on the back of a rebound. जो rebound हुई थी global economy after COVID and goods demand after the full round collapse during COVID. Now the value of the world merchandise export grew by 26.3% in 21 and 11.7% in 22 according to UNACTAD, that is United Nations Trade and Development. तो इसकी जो है ये हमारे पास रिपोर्ट है. But after 2022-23 India's जो goods export है वो dip हुई. Now this is your exactly current data. So 2022-23 के बाद goods export जो है वो dip हुई to 441.4 billion in 23-24 and 441.8 billion in 24-25. This is the recent data. And on the other hand, the receipts from invisible transactions, those not involving export of physical goods, have posted steadily, if not impressively, increase over the last few decades. तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें बेटर लग रहा है इस टाइम पे. इनविजिबल ट्रेड थोड़ी आपकी स्टेडली ग्रो कर रही है. एंड जो है इफ नॉट इम्प्रेसिबल इंक्रीज ओवर द लास्ट डिकेड. इन ग्रॉस टर्म these went up nearly 4.5 times between 2023-24 to 13-14. That is 53.5 billion to 233.6 billion. And by another 2.5 जो है times फिर से आया ये, that is 576.5 billion in 2024-25. ये invisible है. And 13-14 Indian goods exports were about, सिर्फ 13-14 में देखें तो 85 जो है आपका $1 billion, more
than its receipts from invisible. And 24-25 में it was the other way around, with invisible receipts जो है roughly 135 billion dollar जो है higher than the merchandise export, while trade details including that one now being जो है negotiated with the United States. This is very very important article, and are most focused on the seaborne and airborne material cargo. India's foreign trade story in recent times has been more to do with the export of intangibles. So India's visible versus invisible export. तो यहाँ पे goods export दी है आपको, and invisible है, services है, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्टली डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है 2003 से लेके 2024-25 तक। इसमें जस्ट आपने जो चेंजेस है उसको जस्ट आपने रेफर कर लेना है। नाउ इनविजिबल कंपोनेंट ब्रेकअप करें अगर हम, तो ग्रॉस इनविजिबल रिसीट जो है 576.5 बिलियन, जो कि 24-25 का डाटा है, रिवील्स दैट इसके अंदर से 387.5 बिलियन डॉलर कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, which have जो है sold from a mere 26.9 बिलियन। 2003-04 में सिर्फ 26 बिलियन अराउंड था, और अब ये बढ़कर 387.5 बिलियन हो चुका है, एंड 151.8 बिलियन 13-14 में था, लेकिन अब कितना है, 151 से बढ़ के कितना है, 387। And in other major sources of invisible income has been private transfers or remittances, ये 1.3 around billion dollar, and this is the money sent by Indians working and living abroad, be it temporarily or as a permanent resident, and even foreign citizens. The dollar, pound, dirham remitted by them is essentially receipts from export of human resources from India. इसके अंदर जो है rise in your private transfer from 22.2 billion, जो कि 2000 आपका 3 और 4 में था, ये बढ़कर हुआ 69.6 बिलियन 13 और 14 में, ये भी काफी ह्यूज है, although not as steep as services. The later has been powered primarily by export of software services from 12.8 billion to 2003-04 में 69.5, एंड 13-14 में और 180 बिलियन 24-25 में, खास करके इसमें आपके सॉफ्टवेयर से ही। एंड इक्वली इंपॉर्टेंट भी इज द एक्सपोर्ट ऑफ मिसलेनियस बिजनेस, फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, जहां पे कि 37.5 बिलियन 13-14 में था, अब बढ़कर 118 बिलियन 24-25 में हो गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ डाटा। इसमें से डाटा जो है वो आप अच्छे से जरूर कवर कर लेना, एंड इसमें चाइना का कंपैरिजन दिया है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ओवरऑल जितना डाटा मैंने आपको डिस्कस कराया ये आप अच्छे से जरूर कर लेना, राइट बेटा। सो ये है, दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज वर्क, आज के लिए। और इसमें आपके सैटरडे संडे दोनों दिन के न्यूज़पेपर्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। 2 पर्सनालिटीज मैंने हिस्ट्री से उठाई जिनकी की जयंती मनाई जा रही है, उसको आप अच्छे से करना। ब्रिक्स को थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल सेटअप अपने लेवल पे कर लेना, और ये आपके लिए एनफ रहेगा, एटलीस्ट ये चीजें आप साथ साथ लर्न करते हुए चलते हो। तो अभी फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर को कवर करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।